एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि जब जब संविधान बनाया गया था तब कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूची थी? 8 शेड्यूल्स थे। कितने शेड्यूल्स थे? 8। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों याद कर लेना, नंबर कितने हैं? 12। कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ये फैक्ट वाली बातें हैं, यही सब एग्जाम में पूछी जाएंगी, आप समझ लीजिएगा, चाहे वो पेट का एग्जाम हो, चाहे वो RO का हो, चाहे वो UPPCS का हो। ठीक है, शेड्यूल्स कितनी है भैया? शुरुआत में 8 थी, अभी कितनी है? यहाँ पे 12 है। ठीक है, अब इनके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। तो जो पहली शेड्यूल है, ठीक है, क्या चीज? पहली अनुसूची है, उसमें किस बारे में बता रखा है? तो उसमें 28 राज्यों के बारे में बता रखा है और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता रखा है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे याद करने वाला ये है, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? ठीक है, नेशनल कैपिटल कब बनाया गया था? तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, इसको दिल्ली को नेशनल कैपिटल बनाया गया था। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि शेड्यूल 2 में किस बारे में बात करता है। ठीक है, तो शेड्यूल 2 में बात करता है वेतन के बारे में। किसके बारे में? वेतन के बारे में और भत्ता के बारे में। ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, शासन प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, या फिर जितने भी पदाधिकारी हैं जिनको भारत सरकार के माध्यम से पैसा मिलता है, ठीक है, उसमें शेड्यूल 2 में इसके बारे में बता रखा है। तो पहली शेड्यूल किसके बारे में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, दिल्ली को नेशनल कैपिटल कब बनाएगा? 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। ठीक है, दूसरी अनुसूची किसके बारे में बात करती है? वेतन के बारे में, भत्ता के बारे में। किसको किसके? ठीक, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, जजेस हो गए, CAG हो गए, ठीक है, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनको जो वेतन मिलेगा वो शेड्यूल नंबर 2 में डिस्क्राइब किया गया है। जो तीसरी है, यहाँ पे ये शपथ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? शपथ के बारे में। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, ठीक है, उनको जो शपथ दिलाई जाएगी वो शेड्यूल नंबर 3 के माध्यम से दिलाई जाएगी। शेड्यूल नंबर 3 में प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करके बताया गया है कि किसको शेड्यूल, यहाँ पे किसको शपथ दिलानी है। यहाँ पे राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में एक अलग से अनुच्छेद बनाया गया है, अलग से व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 4 में दोस्तों हम लोग बात करते हैं राज्यसभा में। कहाँ पे? राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में जो अलग अलग स्टेट से कितनी सीटों का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, अलग अलग राज्यों से कितनी सीटें राज्यसभा में हैं, इनके यहाँ पे विस्तार से बताया गया है कि इनका कितना प्रतिनिधित्व होगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं शेड्यूल नंबर 5 में। ठीक है, इनको ऐसे ही बस याद कर लेना है आराम से। ठीक है, 12 मैं रटा के जाऊंगा। ठीक है, तो अब शेड्यूल नंबर 5 किसके बारे में बात करता है? जो शेड्यूल्ड एरिया है, ठीक है, क्या चीज? जो शेड्यूल एरिया है मतलब अनुसूचित क्षेत्र है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, या फिर ST ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, जो आदिवासी क्षेत्र हैं या फिर जनजाति क्षेत्र हैं, इनमें प्रशासन कैसे होगा? किसके बारे में बात करता है? प्रशासन कैसे होगा और नियंत्रण इन पे कैसे रखा जाएगा? किसके बारे में? प्रशासन और नियंत्रण के बारे में यहाँ पे बात करता है। किसमें? शेड्यूल नंबर 5 में बात कर रहा है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे शेड्यूल 6 के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है, क्या 7 सिस्टर्स हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, ठीक है, जिसमें से आसाम, ठीक है दोस्तों, फिर मेघालय, ठीक है, फिर दोस्तों त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, इन राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र होगा उस पे कैसे प्रशासन किया जाएगा? क्या चीज दोस्तों? प्रशासन। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये शेड्यूल नंबर 5 में था या 6 में था। तो दोस्तों अच्छे से समझ लीजिए कि जो शेड्यूल नंबर 5 है, अनुसूची संख्या 5 है, इसमें अनुसूचित क्षेत्र या फिर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक, इनमें प्रशासन कैसे होगा, नियंत्रण कैसे होगा, इस बारे में बात किया गया है। जो 6 नंबर की शेड्यूल है, 6वीं शेड्यूल है, उसमें 4 राज्यों के बारे में बात किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इनमें प्रशासन कैसे चलेगा इसके बारे में बात की गई है। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं शेड्यूल नंबर 7 की। ठीक है, अनुसूची संख्या 7 की। तो हमें पता है कि अनुसूची संख्या 7 में हमारे देश की जो व्यवस्था है वो एक संघीय व्यवस्था है। संघीय मतलब क्या है? यहाँ पे शक्तियों को क्या किया गया है? विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या गया है? विषयों को बंटवारा किया गया है।
ठीक है, कि केंद्र के पास कितनी शक्तियां होंगी, राज्य के पास कितनी शक्तियां होंगी, ठीक है, इनका यहाँ पे बंटवारा किया गया है। तो 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। और समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है कहां से उठाया गया था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से उठाया गया था। ठीक है, कल वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया ये चीज। ठीक है, तो जो केंद्र है उसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, 100। जब मूल संविधान बना था तो इसमें कितने थे, 97 विषय थे। ठीक है, जो राज्य है उसमें कितने विषय हैं यहाँ पे दोस्तों, 61 हैं। जब बना था तो कितने थे, 6 थे, सॉरी 66 थे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के नियम बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने हैं, 52 है। जब मूल संविधान बना था तो कितने थे, 47 विषय थे। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं किसके बारे में, शेड्यूल नंबर 8 के बारे में। अनुसूची संख्या 8 में क्या कहता है, अनुसूची संख्या 8 लैंग्वेज के बारे में बात करता है। किसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में बात कर लेता है। ठीक है, भाषा के बारे में यहाँ पे बात कही जाती है। तो जब वर्तमान में हमारे जब मूल संविधान बना था तो कितने थे, 14 भाषाएं थी। कितनी लैंग्वेज थी यहाँ पे, 14 भाषाएं थी। ठीक है, अब दोस्तों कितनी भाषाएं हो गई हैं यहाँ पे, 22 भाषाएं हो गई। ये सब डेटा याद कर लेना है आपको, ठीक है, रट के जाना एकदम। ठीक, लैंग्वेज भाई अनुसूची संख्या 8 किसके बारे में बात करती है, भाषा के बारे में बात करती है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो भैया संविधान में संशोधन किया गया है, 8 भाषाओं को और जोड़ा गया है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 को हुआ और पहली भाषा जोड़ी गई सिंधी। कौन सी भाषा, सिंधी। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में और इसमें एक भाषा जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें क्या, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। दोस्तों 8 भाषाएं जोड़ी गई, याद कर लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन, भाषा कौन सी, सिंधी। 71वां संविधान संशोधन, भाषा कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, आपको याद करना है। ठीक है, फिर कौन सा संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन। कौन सी भाषाएं, 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, मैथिली, संथाली। आपको आई होप याद हो गई है यहाँ पे। 21वां, 71वां, 92वां पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 9 शेड्यूल के बारे में। ठीक है, हमारे देश में आजादी के बाद बहुत सारे ऐसे विषय हुए जिनपे मतलब जुडिशियल रिव्यू बैठ रहा था और सरकार को अपने काम करने में बाधाएं आ रही थी। तो सरकार ने एक शेड्यूल बनाए, 9 शेड्यूल, और सरकार ने इस पे कह दिया कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय डाल दिए जाएंगे उसके ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो भैया ये 9 शेड्यूल बन गई। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कौन हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। और कौन सी, 9 शेड्यूल बनाई गई थी। अभी वर्तमान में क्या है, 11 जनवरी 2007 में, 11 जनवरी 2007 में, ठीक है, डिसाइड किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, संविधान की एक पीठ बैठी और उसने कहा कि देखिए जो संविधान संशोधन है, ठीक है, आप इसको जुडिशियल रिव्यू में अगर डाल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है कोई भी नियम, तो 9 शेड्यूल के अंदर जितने भी विषय लिखे हुए हैं, जितने भी अधिनियम डाले गए हैं, उनका भी न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो 11 जनवरी 2007 के फैसले के बाद से अब 9 शेड्यूल के अंदर भी टॉपिक जो पड़े हुए हैं इनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है यदि वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों 10 शेड्यूल। यहाँ पे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या बोलते हैं दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, दल बदल कानून। दोस्तों कौन सा, दल बदल कानून। राजस्थान में 1966 या 67 के समय में एक व्यक्ति ने एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल दी थी, एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल दी थी, जिसने राजनीतिक में हलचल मच गई थी। ठीक है, अब क्या है, तो सरकार ने नियम बनाया, उसको आयाराम गयाराम कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, आयाराम गयाराम। तो भैया 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। ठीक है, और एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया और इसके ऊपर नियम बना दिए गए कि कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो उसकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा।
अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल। ठीक है, हमें पता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था आई, इसके बारे में बहुत संघर्ष है। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि क्या व्यवस्था थी। ठीक है, तो फिर 73वां संविधान संशोधन 1993 में, 1993 94 भी किसी बुक में है। ठीक है, तो यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन होता है 1993 में, और जाकर के पंचायती राज व्यवस्थाओं को यहाँ पे ऐड किया गया, और लोकल बॉडीज, लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट को क्या मिला, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, मतलब संवैधानिक पहचान मिल गई, और पंचायती राज व्यवस्थाओं को क्या कर दिया गया, संविधान में उल्लेख कर दिया गया। तो दोस्तों इसमें कितने विषय हैं, 29 विषयों के बारे में बताया गया है कि पंचायतों या फिर जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था किसमें है, 11th शेड्यूल में है। ठीक है, फिर नगर निगम, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बारे में बात किया गया है, इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। इसको किसमें जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से, 74वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से। ठीक है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये शहरी क्षेत्र के लिए है, ये किसके लिए है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, और ये किसके लिए है, शहरी क्षेत्र के लिए है दोस्तों। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में ठीक 18 विषय हैं जिन पे नियम बनाने का अधिकार लोकल बॉडीज को है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। अगर दोबारा देखना है तो आप वीडियो को रिकॉल करके देख लीजिए, और सारी चीजें पेन कॉपी लेकर के नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।